नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नैनो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले अपन साइकोलॉजी की कक्षा 11 की सीरीज में अपन 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। पहला वीडियो अपना था परिचय से संबंधित, दूसरा वीडियो जो कि साइकोलॉजी का प्रथम इकाई है उससे संबंधित था अपना साइकोलॉजी की यात्रा, उनका अर्थ, बेसिक जानकारी उससे प्राप्त की, शाब्दिक अर्थ वगैरह उस पिछले वीडियो में अपने प्राप्त की। उस वीडियो में काफी सारे प्रश्न बने थे। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर अलग से आप जैसे ही ये पार्ट अपना कंप्लीट हो उसके साथ साथ में इनमें जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी प्रश्न सीरीज चलाइए। दोस्तों, मैं इतना समय तो कम निकाल पाऊंगा, लेकिन इनके साथ साथ में मैं आपको बता दूंगा कि ये महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में आने लायक है। जो भी मैं आपको साथ में बताऊं कि ये वाला टॉपिक को परीक्षा में आने लायक है, आप नोट कर लीजिएगा, उन्हें पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो 4 चरणों में से गुजरी, उसके बाद उनके परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उसमें सीधे प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। सीधे का मतलब जो हुब टू हुब आपको किताबों में जैसे मिलेंगे, 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो, और प्रश्न हुब टू हुब कम ही मिलेंगे, उनसे रिलेटिव प्रश्न है वो ज्यादा मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे प्रश्न जो एग्जाम का पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सीटेट का एग्जाम आपने दिया होगा, सीटेट के एग्जाम में काफी सारे प्रश्न, लगभग सभी के सभी प्रश्न है वो अपने अनुभव के आधार पर या फिर अपना जो नॉलेज है उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो ये सभी शिक्षक भर्ती का जो पैटर्न है उन्हीं में भी ज्यादातर प्रश्न है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। कुछ एक प्रश्न जो आपको मिलते जुलते मिल जाएंगे, बाकी आपके नॉलेज के आधारित होंगे। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको अपना आधार तैयार करना होगा, जो कक्षा 11 और 12वीं की बुक्स है मनोविज्ञान उनको तैयार करना होगा। इसके लिए अपने ये सीरीज शुरू की थी, प्रारंभ की थी, और पहले 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। और तीसरा वीडियो है मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है और कौन कौन से लक्ष्य है। और दोस्तों, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मनोविज्ञान अपने सिलेबस में क्यों रखा गया है, आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है, या फिर 11वीं 12वीं का कक्षा में क्यों रखा गया है, इनके लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है मनोविज्ञान के। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी प्रश्न बन रहा है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। पीछे अपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये प्राणियों का व्यवहारिक अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शाब्दिक रूप से आप देखिए, मनोविज्ञान मानव और पशु का, मानव और पशु के क्या है, व्यवहारिक। और देखिए एक तो ले लिया मानव और दूसरा कौन सा ले लिया, पशु। अब इन दोनों का जो व्यवहार है और उनके साथ साथ में संज्ञानात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है, इन दोनों का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, या फिर मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे अध्ययन के पीछे उसके कुछ छिपे लक्ष्य होते हैं। अब देखिए ये ऐसा अध्ययन क्यों किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन क्यों किया जाता है, संज्ञानात्मक का अध्ययन क्यों किया जाता है, फिजिकल का क्यों नहीं किया जाता, या फिर कुछ अन्य और पक्ष है उनका अध्ययन क्यों नहीं किया जाता। इनके पीछे इनके कुछ लक्ष्य छिपे हुए होते हैं। तो ये लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्य जिनमें अपन देखेंगे 3 लक्ष्य हैं, जो कि पहला लक्ष्य है मापन और वर्णन। पहला कौन सा है, मापन और वर्णन, और उसके बाद में दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या। दोस्तों प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला तो है मापन एवं वर्णन, और उसके बाद में अगला है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या। इनका अपन समझेंगे पूरा विस्तारित करके। मापन एवं वर्णन ये मनोविज्ञान के लक्ष्य में किस प्रकार से पूर्ति करता है। तो देखिए मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्रणाली के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना होता है। जो लक्ष्य प्रणाली है, व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना होता है। क्या करना होता है, वर्णन करना होता है। उसके बाद में उसे क्या करना होता है, मापन करना होता है। पहले वर्णन करना और उसके बाद में उसका मापन करना। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, जैसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि इनमें चिंता, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, ये बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक होता है। अब देखिए इन सभी का वर्णन करना है, मान लिया चिंता का वर्णन करना है, या फिर सीखना या मनोवृत्ति, क्षमता या बुद्धि, इनका वर्णन करना है, तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, मापना होगा। उसके बाद में क्या होगा, वर्णन होगा। इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण, इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है। अपन भी आगे पढ़ेंगे कि बुद्धि
का परीक्षण है, जो आगे अपन अनेकों विधियों में पढ़ेंगे। आगे जो अपना चैप्टर आएगा बुद्धि वाला उसमें पढ़ेंगे। तो इसे मापने के लिए कई तरह के परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए मनोविज्ञान का एक मुख्य लक्ष्य क्या होगा? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण या विशेष प्रविधि का विकास करना। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती है उसको मापने के लिए परीक्षण या प्रविधि का क्या करना? विकास करना। किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुणों का होना आवश्यक होता है। अब कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, परीक्षा होती है, परीक्षण करते हैं, तो उसमें 2 गुण होने बहुत जरूरी है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुणों का होना आवश्यक है। यह प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है, ऐसे नेगेटिव पूछा जा सकता है। वैसे मुख्य रूप से 2 है, इसके अलावा भी और है। वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता, वैधता। तो इसमें मान लिया 3 पूछ लिया और कोई एक और अनेक पूछ लिया नेगेटिव लेकर के, तो उसमें आपको जो सही ऑप्शन होगा वो भरना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या प्रविधि में कम से कम 2 गुणों का होना आवश्यक है। 2 गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो पहला देखिए विश्वसनीयता, और दूसरा कौन सा है? वैधता। अब ये है क्या? कोई परीक्षण करते हैं, बुद्धि का परीक्षण कर लिया, मान लिया बुद्धि के परीक्षण करने के लिए परीक्षण का या प्रविधि का निर्माण करते हैं, तो इसमें ये 2 गुण होने आवश्यक है। पहला है विश्वसनीयता और दूसरा कौन सा? वैधता। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, विश्वसनीयता से तात्पर्य है इस तथ्य से होता है, विश्वसनीयता से तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। व्यक्ति का बार बार परीक्षण करने के बावजूद भी, बार बार मापने के बावजूद भी उनके जो प्राप्तांक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वो कैसा परीक्षण कहलाता है? विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। ठीक है। वैधता से तात्पर्य है इस बात से होता है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया। अब देखिए वैधता, अब मान लिया अपन किसी परीक्षण का निर्माण करते हैं और परीक्षण में अपने को केवल बुद्धि से संबंधित या फिर बुद्धि को ही मापना है, और अपन परीक्षण कर रहे हैं और बुद्धि का ही मापन हो रहा है, तो ये वैधता है। यदि बुद्धि का मापन न होकर के इसके साथ साथ में अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं या फिर अन्य संज्ञान है, उनका अपन परीक्षण साथ में उस परीक्षण के द्वारा हो रहा है, तो वो वैधता है, वो क्या हो जाती है? यहाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए जो मापना है उसी का यदि मापन हो रहा है जिस परीक्षण में, तो वो क्या है? वैधता है। ठीक है। मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का वर्णन करते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि मापने पर यदि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 150 आता है, तो मनोवैज्ञानिक यह समझते हैं कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का है और वह विभिन्न परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता है। तो देखिए, बुद्धि का परीक्षण हो गया, इसमें विश्वसनीयता के बाद में वैधता, और जैसे ही बुद्धि का मापन किया और मापने के बाद में क्या कर दिया? उनका वर्णन कर दिया। तो पहला तो हो गया अपना मापन और वर्णन, और उसके बाद में दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान और नियंत्रण, ये मनोविज्ञान के लक्ष्य है। तो मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है। मनोविज्ञान का जो दूसरा लक्ष्य है वो व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है, ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। अपने विद्यालय से संबंधित भी अपन कर सकते हैं कि बच्चा है वो लड़ाई करेगा या फिर कक्षा में आएगा, तो इस मानसिकता का बच्चा है वो कक्षा में किस प्रकार की बातें करता है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं अपन, ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। जहां तक पूर्व कथन का सवाल है, इसमें सफलता मापन की सफलता पर निर्भर करती है। अब देखिए, जो मापन अपन करते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं, मान लिया अब बुद्धि किस बुद्धि लब्धि का छात्र है, मान लिया कम बुद्धि लब्धि का छात्र है, तो उसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है कि ये कौन से बुद्धि लब्धि का और इनका व्यवहार है वो कैसा होगा। उच्च बुद्धि लब्धि का छात्र है तो वो कक्षा में व्यवहार है वो किस प्रकार से करेगा, ये पूर्वानुमान है वो लगा सकते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है? मापन पर निर्भर करता है। पूर्वानुमान किस पर निर्भर करता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वानुमान की सफलता किस पर निर्भर है? जो मापन की सफलता है उस पर है वो निर्भर करती है। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही ये पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार होता है उसके मापन के आधार पर पूर्व कथन करते हैं। मनोविज्ञान होते हैं वो पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति अमुक परिस्थितियों में क्या क्या कर सकता है तथा कैसे कर सकता है। जैसे अगर हम किसी छात्र के सामान्य बौद्धिक स्तर का मापन करके उसके बारे में सही जानकारी लें, तो हम स्कूल में उसके निष्पादन के बारे में
पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए जो बच्चा है उसके बारे में पहले अपन मापन करते हैं, उसकी पूर्व जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर अपन विद्यालय लेवल पर देखते हैं तो कि विद्यालय में बच्चा है वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, उसके बारे में पूर्व कथन अपन कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की अभिरुचि को मापकर मनोवैज्ञानिक या पूर्वानुमान लगाते हैं। जैसे व्यक्ति की कोई अभिरुचि होती है उनको माप करके मनोविज्ञान पूर्व अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के कार्य में लगाना उत्तम होगा ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। अब देखिए अपन भी अपने कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी जो रुचि है उनको देख करके अपन उनको सब्जेक्ट चयन का कहते हैं कि आपका साइंस में रुचि ज्यादा है इसलिए उससे कहते हैं कि आप साइंस सेक्टर में चले जाइए। कुछ विद्यार्थी कॉमर्स में रुचि होती है तो उन्हें कॉमर्स चयन करने की सलाह देते हैं। तो ऐसे ही कुछ व्यक्तियों की रुचि किस क्षेत्र में होती है इसलिए उन्हें वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक उनको पूर्वानुमान लगा करके उस कार्य को करने के लिए सलाह देते हैं कि ये आपके लिए उत्तम होगा। पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है। पूर्व कथन और नियंत्रण क्या होता है, साथ साथ में चलता है। और मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य, जब भी मनोवैज्ञानिक कोई पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य व्यवहार को नियंत्रित करना भी होता है। ये अपना दो टॉपिक हो गया। उसके बाद में तीसरा है व्याख्या। व्याख्या में देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव व्यवहार का व्याख्या करना होता है। मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मानव व्यवहार की व्याख्या करना। अब मानव का व्यवहार है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिक कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अब व्यवहारों की व्याख्या करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं ताकि उनकी जो व्याख्या है वो वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। ऐसे सिद्धांत ज्ञात स्रोतों से तथ्यों को संगठित करते हैं। ऐसे सिद्धांत क्या होते हैं, जो स्रोत ज्ञात होते हैं उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, संगठित करते हैं और मनोवैज्ञानिक को उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में मदद करते हैं। जो तथ्य होते हैं वो मनोवैज्ञानिक को उस तर्कसंगत जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में तर्कसंगत अनुमान लगाने में ये तथ्य होते हैं क्या करते हैं, मदद करते हैं। जहां वे सही उत्तर नहीं जान पाते हैं उस समय किसका उपयोग करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य और स्रोतों का। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक यह नहीं बतला पाते कि व्यक्ति अमुक व्यवहार क्यों कर रहा है, अमुक मापन प्रविधि क्यों काम में ले रहा है, तो वे सही ढंग से न तो व्यवहार के बारे में पूर्व कथन नहीं कर सकते और न ही ठीक ढंग से नियंत्रण ही संभव है। तो इसी प्रकार अपने जो तीन मुख्य रूप से मनोविज्ञान के लक्ष्य थे, पहला था मापन एवं वर्णन, उसके बाद में पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और फिर उसके बाद में व्याख्या। मापन और वर्णन, मापन किया उसके बाद में पूर्वानुमान लगाया और पूर्वानुमान और नियंत्रण ये साथ साथ में चलते हैं। और फिर मानव व्यवहार की व्याख्या कैसे की जाती है, तो इसके लिए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अब सिद्धांतों का निर्माण कैसे करेंगे, तो मनोवैज्ञानिकों के पास में कुछ पहले तो मापन करेंगे और पूर्वानुमान लगाएंगे, फिर सिद्धांतों की रचना करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ तथ्य होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं जिनको लेकर के मनोविज्ञान क्या करते हैं, सिद्धांतों की रचना करते हैं मानव व्यवहार के बारे में, मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन पुनः इसी सीरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।